नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि आपका ये जो कोर्स चलाया जा रहा है वामिका एकेडमी पर, वो जेवेनल जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 के रिगार्डिंग फ्री ऑफ कोर्स चलाया जा रहा है। जो भी इच्छुक साथी है या इंटरेस्टेड साथी है वो चैनल को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो आज का आपका नया टॉपिक रहेगा, यानी आपका 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, 6 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। आज की आपकी 7वें नंबर की क्लासेज स्टार्ट करेंगे, जिससे नए टॉपिक का नाम रहेगा इंटरनल चेक, यानी आंतरिक जांच के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आंतरिक जांच के बारे में यानी इंटरनल चेक टॉपिक है। आंतरिक जांच बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आंतरिक जांच। अब इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर डेफिनेशंस देखेंगे यानी परिभाषा देखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनल चेक यानी इंटरनल चेक के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं। इसके अलावा एसेंशियल ऑफ गुड इंटरनल चेक सिस्टम यानी अच्छी इंटरनल चेक सिस्टम के इंटरनल चेक सिस्टम क्या होता है, उसके लिए क्या आवश्यकताएं होती है। इसके अलावा ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर एज रिगार्ड इंटरनल चेक सिस्टम, यानी जो उसके कर्तव्य क्या होते हैं ऑडिटर के। और इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, आंतरिक नियंत्रण क्या होता है। इंटरनल कंट्रोल एंड अदर ऑडिटर के में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। इंटरनल ऑडिट क्या होती है। इंटरनल चेक एज रिगार्ड्स केस रिसिप्ट, यानी केस रिसिप्ट जो केस प्राप्तियां होती है उनका किस प्रकार से आंतरिक नियंत्रण किया जाएगा। पेमेंट्स का किस प्रकार से किया जाएगा, सेल्स का किस प्रकार से किया जाएगा, परचेज का, वेजेज का, स्टोर का। और फिर बात करेंगे टेस्ट चेक, टेस्ट चेक क्या होता है, फिर लास्ट में बात करेंगे समरी की। और इसका हिंदी वर्जन देखें तो जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आपके जो नोट्स है वो बाईलिंगुअल है, और साथ में जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा आपको नोट्स पीडीएफ मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और उसके बाद में जो एमसीक्यूज है चैप्टर के वो भी आपको बाईलिंगुअल मिलेंगे। तो इसके हिंदी वर्जन देखें, जो परिचय है, परिभाषा पढ़ेंगे, आंतरिक जांच के उद्देश्य पढ़ेंगे, एक अच्छी आंतरिक जांच प्रणाली की आवश्यकता कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आंतरिक जांच प्रणाली के संबंध में लेखा परीक्षक के कौन कौन से ड्यूटीज कर्तव्य है उसके बारे में बात करेंगे। आंतरिक नियंत्रण क्या होता है, आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षक के मध्यांतर क्या होता है, आंतरिक लेखा परीक्षा क्या होती है। नगद प्राप्तियों के संबंध में आंतरिक जांच किस प्रकार से की जाती है। नगद भुगतानों के संबंध में किस प्रकार से की जाती है। बिक्री के संबंध में किस प्रकार से की जाएगी। खरीद परचेज के संबंध में किस प्रकार से जांच की जाएगी। सैलरी के संबंध में, भंडार के संबंध में। और फिर प्रेक्षण जांच के बारे में बात करेंगे, यानी प्रेक्षण जांच क्या होती है। और लास्ट में समरी के बारे में बात करेंगे, पूरा चैप्टर का निचोड़। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्या देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। तो इसको अगर देखा जाए तो जो आपका आंतरिक जांच है या इंटरनल चेक है, वो एक तरीके से जो संस्था के अंतर्गत, यानी ये कार्य है जो व्यापार के अंतर्गत जो भी कर्मचारी होते हैं, तो इंटरनल कर्मचारियों के माध्यम से ही आपसी रूप से इनको चेक किया जाता है। जैसे किसी के क्लर्क द्वारा कोई दूसरा कार्य किया जा रहा है तो तीसरा व्यक्ति है वो उसी कार्य को चेक कर लेगा, जिससे जो भी गलतियां हैं वो गलतियां होने की संभावना ना के बराबर रह जाती है। यानी आंतरिक जांच का कार्य संस्था कंपनी के अंतर्गत जो कर्मचारी होते हैं उनके माध्यम से आपसी क्रॉस चेकिंग के माध्यम से किया जाता है। इंट्रोडक्शन देखिए, इंटरनल चेक इज एन मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द अकाउंट सिस्टम ऑफ ए बिजनेस कंसर्न और ए फैक्ट्री वेयर द ड्यूटीज ऑफ डिफरेंट क्लर्क्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट द वर्क ऑफ वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली, ठीक है, अभी बात की थी, ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय अनदर, द थस द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड और एरर इज minimized unless there is a collusion between the clerks. Example देखिए, the receipt of cash is entered by the cashier on the debit side of the cash book. This entry is carried to the ledger by another clerk. The statement of account relating to this transaction is sent to the customer by a third clerk and so on. It's kind of division of labor. This minimizes the possibilities of fraud and error unless all the three join hands in defrauding their employer. The secret among three will be a secret for all this true in this case. यानी इसका हिंदी वर्जन देखें तो आंतरिक जांच किसी व्यवसाय या क्या है, यानी आंतरिक जांच किसी व्यवसाय या कारखाने की लेखा प्रणाली को व्यवस्थित करने की एक विधि है, जिसमें विभिन्न क्लर्कों या कर्मचारियों के कर्तव्यों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि एक व्यक्ति के काम की जांच दूसरे द्वारा स्वतः ही हो जाती है, जैसा कि बात की थी। इस प्रकार धोखाधड़ी या त्रुटि की संभावना कम से कम हो जाती है जब तक कि क्लर्कों के बीच कोई मिलीभगत न हो। अगर जो भी कर्मचारी है, क्लर्क है, अगर उनके मध्य जो आंतरिक जांच है वो स्वतः ही एक व्यक्ति की जांच दूसरे व्यक्ति द्वारा कर ली जाती है तो उसमें जो फ्रॉड है वो काफी कम हो जाता है। अगर उनमें
ईमानदारी से कार्य किया जाता है। अगर किसी ने मिली भगत की है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो उदाहरण के लिए नगद प्राप्ति को केस बुक के डेबिट पक्ष में दर्ज किया जाता है। इस प्रविष्टि को दूसरे क्लर्क द्वारा बही खाते में ले जाया जाता है। इस लेन देन से संबंधित खाता विवरण तीसरे क्लर्क द्वारा ग्राहक को भेजा जाता है। तो इसी प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है। यानी इसकी एक एग्जांपल के तौर पर देख रहे हैं, जैसे किसी ग्राहक से कैश प्राप्त हुआ है तो कैश प्राप्त होते ही एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू, जो भी व्यक्ति नाम आ जाएगा। अब एक व्यक्ति द्वारा यह कार्य कर दिया गया है, दूसरे व्यक्ति द्वारा जो कैश बुक है उसमें उसकी एंट्री की जाएगी। वो जो तीसरा व्यक्ति है वो जो भी ग्राहक है उसको स्टेटमेंट भेजेगा या वाउचर भेजेगा या स्लिप भेजेगा। तो इस प्रकार से तीनों व्यक्तियों द्वारा एक तरीके से इनकी जांच कर ली गई है। तो यहाँ पे जो गलती की है फ्रॉड की संभावना ना के बराबर हो जाती है। इसी को आंतरिक जांच कहा जाता है। यह एक प्रकार का श्रम विभाजन है, यानी एक तरह से श्रम विभाजन होता है, यानी कार्य का विभाजन है। इससे धोखाधड़ी और त्रुटियों की संभावना कम हो जाती है जब तक कि तीनों मिलकर अपने नियोक्ता को धोखा न दे। इस मामले में तीनों के बीच का रहस्य सभी के लिए गुप्त रहता है। अब इसकी परिभाषा देखिए, डेफिनेशन देखते हैं इसकी। तो डेफिनेशन के बारे में बात करें तो FRM क्या है? FRMD पाउला ने इससे इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि आंतरिक जांच का अर्थ व्यवहारिक रूप से कर्मचारियों द्वारा स्वयं की जाने वाले एक निरंतर आंतरिक लेखा परीक्षा है, जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के काम की स्वतंत्र रूप से कर्मचारियों के अन्य सदस्यों द्वारा जांच की जाती है। यानी इस परिभाषा में यही बताया गया है कि जो संस्था के अंतर्गत जो कर्मचारी होते हैं उनके माध्यम से आपसी रूप से जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसकी जांच संस्था के आंतरिक कर्मचारी द्वारा कर ली जाती है। जो भी गलती है वो वहाँ पकड़ में आ जाती है और जो भी सुधारात्मक कार्य करना है आंतरिक जांच के माध्यम से किया जा सकता है। और इसके अलावा दूसरे व्यक्ति है जिन्होंने परिभाषा दी थी, LR डिक्सी आंतरिक जांच को इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि बही खाता यानी लेजर संबंधी नियमित व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि त्रुटियों और धोखाधड़ी को बही खाता के संचालन के दौरान ही रोका या पता लगाया जा सके। यानी आंतरिक प्रणाली में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, जो भी गलती होती है उसको आंतरिक जांच के माध्यम से ही तुरंत पकड़ा जा सके। और इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा दी गई है, किसके द्वारा? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स के द्वारा दी गई है। क्या दी गई है? तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स यानी 1949 में परिभाषा दी थी। 1949 ने आंतरिक जांच को इस प्रकार परिभाषित किया है कि आंतरिक जांच एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत किसी प्रतिष्ठान की लेखांकन विधियों और विवरणों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि खाते और प्रक्रियाएं किसी एक व्यक्ति के पूर्ण और स्वतंत्र नियंत्रण में न हो, बल्कि इसके विपरीत एक कर्मचारी का कार्य दूसरे के कार्य का पूरक हो और कर्मचारियों द्वारा व्यवसायगत नियंत्रण लेखा परीक्षा किया जाए। यानी इसके द्वारा परिभाषा दी गई है, जो भी कार्य किया जा रहा है वो किसी एक व्यक्ति के अधीन नहीं होना चाहिए, यानी पूर्ण रूप से उस पर उसका अधिकार नहीं होना चाहिए। और जो भी कार्य किया जाता है वो एक तरीके से क्रॉस रूप में होना चाहिए, यानी जो भी एक व्यक्ति कार्य करता है उस कार्य की जांच दूसरे व्यक्ति द्वारा की जा सके और दूसरे व्यक्ति की जांच तीसरे व्यक्ति के द्वारा की जा सके। जो भी अनियमितता या फ्रॉड या कपट होता है तो उसको तुरंत जो आंतरिक जांच की जो प्रोसेस प्रक्रिया है उसके माध्यम से पकड़ा जा सके। अब इस परिभाषा का निचोड़ है, इस प्रकार यह प्रणाली श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। यह ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन आ जाए कि जो आंतरिक जांच की प्रणाली है वो किस सिद्धांत के आधार पर आधारित है। तो यह प्रणाली श्रम विभाजन किसके द्वारा, यानी श्रम विभाजन किसके द्वारा? श्रम विभाजन डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। यानी संगठन में काम इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि एक व्यक्ति द्वारा किए गए काम की जांच दूसरे व्यक्ति द्वारा स्वतः ही हो जाती है। जैसा कि बार बार बात कर चुके हैं, यानी एक व्यक्ति द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसकी जांच दूसरे व्यक्ति द्वारा कर ली जाएगी, तो दूसरे की जांच तीसरे व्यक्ति द्वारा कर ली जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो गलती की फ्रॉड की जो संभावना है वो ना के बराबर होती है। अगर इन कर्मचारियों के मध्य किसी प्रकार से कोई मिली भगत नहीं की हो तो फ्रॉड नगण्य होता है। अगर इन्होंने मिली भगत कर ली है तो फिर डिसीजन नेगेटिव होता है। लेकिन ऐसा यदा कदाई होता है अगर जो व्यापारी है या कंपनी है वो अपनी इंटरनल चेक सिस्टम को मजबूत रखता है तो इसमें किसी प्रकार की कोई गलती होने की संभावना नहीं होती है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनल चेक, यानी इंटरनल चेक के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं वो देखते हैं। किसी भी कार्य को करने के पीछे उसके एम्स या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो कौन कौन सा ऑब्जेक्ट्स है वो देखते हैं। फर्स्ट तो है द इंटरनल चेक सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स है? फर्स्ट हो जाएगा टू प्रिवेंट, क्या है? टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एनी एरर और फ्रॉड बाय ए क्लर्क, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स ऑफ कैश एंड रिसिप्ट एंड डिलीवरी ऑफ द गुड्स। दूसरा उद्देश्य हो जाएगा टू प्रिवेंट द मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश और गुड्स बाय एनी क्लर्क बाय कीपिंग ए चेक ऑन द। नेक्स्ट है to throw responsibility on a particular clerk when the fraud or mistake is detected, to detect a fraud or an error quickly and easily। और इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स होगा टू हैव एन
एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस का जो भी एक्यूरेट रिकॉर्ड है वो मेंटेन करने का कार्य आंतरिक जांच प्रणाली के माध्यम से होता है। हिंदी वर्जन देखिए इसका, तो आंतरिक जांच प्रणाली निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है। कौन कौन से उद्देश्य है? यानी किसी क्लर्क द्वारा किसी भी प्रकार की त्रुटि या धोखाधड़ी को रोकना होता है। इसके अलावा नकदी की प्राप्ति और भुगतान यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट्स तथा माल की प्राप्ति और वितरण में त्रुटि या धोखाधड़ी को रोकना होता है। इसके अलावा किसी भी क्लर्क द्वारा नकदी या माल के गबन को रोकने के लिए उस पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। धोखाधड़ी या गलती का पता चलने पर किसी विशेष क्लर्क को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसके अलावा धोखाधड़ी या त्रुटि का शीघ्र और आसानी से पता लगाया जाता है और सभी व्यावसायिक लेन देन का सटीक रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्ट सोच के हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, असेंशियल ऑफ गुड्स इंटरनल चेक सिस्टम, यानी जो इंटरनल गुड इंटरनल चेक सिस्टम के लिए जो कौन कौन सी आवश्यकताएं होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो एक अच्छी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी एक अच्छी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को बनाते समय किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, अब इनको वन बाय वन देखेंगे। देखते हैं। यानी व्यवसाय के किसी भी महत्वपूर्ण पहलू पर किसी एक व्यक्ति का स्वतंत्र नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ये तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी व्यवसाय है उस पर किसी भी व्यक्ति का इंडिपेंडेंट रूप से कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अगर कंट्रोल होगा तो वो अपने अकॉर्डिंग कार्य करेगा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कार्य करेगा तो यहाँ पे जो भी स्वतंत्रता है वो नहीं मिल पाएगी और उसका नकारात्मक परिणाम मिलेगा। उदाहरण के लिए जब माल उधार पर खरीदा जाता है तो खरीद बही में प्रविष्टियां द्वारपाल द्वारा की जाती है। जो भी द्वारपाल होता है वह आपूर्तिकर्ता का नाम, माल की मात्रा और प्राप्ति तिथि दर्ज करता है। दूसरी प्रविष्टि खरीद बही के रक्षक द्वारा खरीद बही में की जाती है। इस प्रकार एक ही कर्मचारी द्वारा अलग अलग क्लर्कों द्वारा प्रविष्टियां की जाती है और लेन देन दर्ज करते समय धोखाधड़ी या गलती की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इस प्रकार से कार्य हो जाना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट है, कर्मचारियों के कर्तव्य को समय समय पर बिना पूर्व सूचना के बदला जा सकता है। यानी जो कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो उनको विदाउट सूचना दिए हुए उनका जो ड्यूटी है या जो भी सीट्स उनको दे रखी है, जो कार्य दे रखा है, उसको बदला जा सकता है या बदलना चाहिए। ठीक है, और उनकी इच्छा से सीट नहीं देनी चाहिए। अगर उनकी इच्छा से उनको कार्य देंगे, कार्य का अलोकेशन या अलॉटमेंट करेंगे तो गबन की संभावना काफी बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है। तो प्रत्येक कर्मचारी को कम से कम एक बार छुट्टी पर जाने का निर्देश दिया जाना चाहिए। इससे छिपी हुई धोखाधड़ी का पता लगाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा परिसंपत्तियों और एसेट्स की भौतिक अभिरक्षा रखने वाले व्यक्तियों को लेखा बही तक पहुंचने की अनुमति भी नहीं दी जानी चाहिए। और इसके अलावा पांचवा है, नकदी के दुरुपयोग को रोकने के लिए यांत्रिक उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए, यानी डिजिटल उपकरण होने चाहिए। छठा पॉइंट्स हो जाएगा इसमें, लेखा अभिलेखों के विभिन्न भागों की समय समय पर जांच और सत्यापन के लिए प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिए ताकि उनकी सटीकता सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट होगा, वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां अलग अलग अधिकारियों को सौंपी जानी चाहिए। जो भी फाइनेंशियल पावर्स है और इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है वो अलग अलग व्यक्तियों को सौंपा जाना चाहिए। वर्ष के अंत में स्टॉक की निगरानी के लिए व्यापारिक गतिविधियों को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाना चाहिए। स्टॉक के मूल्य निर्धारण और मूल्यांकन का कार्य स्टॉक विभाग के कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, और यानी मूल्यांकन अन्य थर्ड पर्सन से किया जाना चाहिए स्टॉक का। और नवा है, किसी भी कर्मचारी को किसी जिम्मेदार अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना माल ले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, उसकी परमिशन से माल वो व्यक्ति कर्मचारी ले जा सकता है। प्रत्येक महत्वपूर्ण श्रेणी की परिसंपत्तियों के संबंध में कुशल लेखा नियंत्रण होना चाहिए। जो भी महत्वपूर्ण एसेट्स है उनके मध्य कुशल अकाउंटिंग कंट्रोल होना चाहिए। इसके अलावा खाता बही रखने वालों को व्यवसाय के देनदारों या लेनदारों तक सीधी पहुंच नहीं होनी चाहिए। यानी जो भी खाता बही है, जो व्यक्ति रख रहा है, जो कर्मचारी रख रहा है, तो जो भी ये महत्वपूर्ण है, यानी खाता बही रखने वाले व्यवसाय के देनदारों यानी जो भी डेटर्स है या क्रेडिटर्स है तक उसकी सीधी पहुंच नहीं होनी चाहिए। अगर सीधी पहुंच होगी तो हो सकता है कि खाता बही में किसी प्रकार का गबन किए जाने की संभावना काफी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, व्यवसाय परिसर से प्राप्त और भेजे गए सभी माल का विस्तृत रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। यानी व्यवसाय परिसर से जो भी माल प्राप्त हुआ है या उसको कंसाइनमेंट के रूप में भेजा गया है तो उसका विस्तृत रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। तो ये एक तरीके से एक अच्छी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के गुण होने चाहिए। इस प्रकार से जो पॉइंट्स बताए गए हैं वो एक अच्छी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के गुण होते हैं। अब ये महत्वपूर्ण देखते हैं कि ऑडिटर्स ड्यूटी इन रिगार्ड द इंटरनल चेक सिस्टम, यानी इंटरनल चेक सिस्टम के संबंध में जो ऑडिटर्स होता है उसकी क्या क्या ड्यूटीज होती है वो देखते हैं। तो टू व्हाट एक्सटेंड शुड एन ऑडिटर डिपेंड अपॉन द इंटरनल चेक सिस्टम विल डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द बिजनेस हुज अकाउंट्स
हीज ऑडिटिंग, यानी लेखा परीक्षा को आंतरिक जांच प्रणाली पर किस हद तक निर्भर रहना चाहिए, यह उस व्यवसाय के आकार पर निर्भर करेगा जिसके खातों का वह लेखा परीक्षा कर रहा है। इन द केस ऑफ a concern where there is no internal check system and the clerk has full control over all the books of accounts, it would be better if the auditor should check all the transaction from the beginning to the end, irrespective of the facts whether the concern is small or big। यानी इसमें एक विशेषता दे रखी, क्या दे रखी है, यदि किसी कंपनी में कोई आंतरिक जांच प्रणाली नहीं है और लेखा पुस्तकों पर क्लर्क का पूर्ण नियंत्रण है तो बेहतर होगा कि लेखा परीक्षा कंपनी के छोटे या बड़े होने की परवाह किए बिना सभी लेन देन की शुरुआत से अंत तक जांच करना चाहिए। अब यानी इसमें जो गबन का पकड़ने का जो सबसे बड़ा अच्छा प्रोसेस बताया गया है, अगर किसी कंपनी में कोई आंतरिक जांच प्रणाली मौजूद नहीं है तो स्वाभाविक है, आंतरिक जांच प्रणाली मौजूद नहीं है तो जो ट्रांजेक्शन किए गए हैं और अब उसमें 100% ये गारंटी नहीं है कि इनकी जांच की गई है, प्रॉपरली जांच हुई है या प्रॉपरली ये फेयर या ट्रांसपेरेंट है। तो लेखा पुस्तकों पर क्लर्क का पूर्ण नियंत्रण होता है उसमें, जहाँ पर आंतरिक जांच प्रणाली विद्यमान नहीं होती है। तो इससे सबसे बढ़िया क्या होगा कि जो लेखा परीक्षा ऑडिटर होता है वो कंपनी के छोटे या बड़े होने की उसको परवाह नहीं करनी चाहिए। जो भी ट्रांजेक्शन छोटा है या बड़ा है, कंपनी छोटी है बड़ी है, जो भी ट्रांजेक्शन व्यापार में हुए हैं सभी ट्रांजेक्शन की उसे डिटेल से जांच करनी चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा यदि किसी संस्था में अच्छी आंतरिक जांच प्रणाली मौजूद है, इसे जस्टिस के विपरीत है, अगर किसी संस्था में कंपनी में आंतरिक जांच प्रणाली मौजूद है तो लेखा परीक्षक उस पर काफी हद तक भरोसा कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसे लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। यानी जो आंतरिक प्रणाली अगर व्यापार में मौजूद है तो माना जाता है कि व्यापार में जो कार्य किया गया है वो काफी अच्छी तरह से किया गया है, यानी गबन ना के बराबर किया गया होगा, फ्रॉड नहीं हुआ होगा, कोई अनियमितता इरेगुलेटरी नहीं हुई होगी। लेकिन जो ऑडिटर है उसको 100% भरोसा नहीं करना चाहिए कि आंतरिक जांच प्रणाली हो यहाँ पे विद्यमान है तो किसी प्रकार का गबन नहीं हुआ है। उसे अपने विवेक और अपने कर्तव्य के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उनको चेक करना चाहिए। यानी उसे कुछ प्रेक्षण जांच अवश्य करनी चाहिए। एंड प्रेक्षण जांच का मतलब यह होता है कि जैसे 1000 ट्रांजेक्शन हुए हैं तो अपनी इच्छा से 1-2 ट्रांजेक्शन की रैंडमली जांच करना ही एक तरह से प्रेक्षण जांच या टेस्ट चेक कहलाता है। अच्छी आंतरिक जांच प्रणाली होने से लेखा परीक्षक का काम काफी हद तक कम हो जाता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कम नहीं होती है। यानी जो अच्छी लेखा प्रणाली है तो स्वाभाविक है कि अगर वहाँ पे पहले से जांच कर ली गई है तो वो भरोसा कर लेता है, तो उसको अनावश्यक जो ट्रांजेक्शन है हर ट्रांजेक्शन की जांच डीपली करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आंतरिक जांच प्रणाली उस व्यापार में मौजूद है ऑडिटर उन पर विश्वास कर लेता है और अपनी रिपोर्ट में लिख देता है कि इसमें किसी प्रकार का गबन नहीं है, और अगर वहाँ पे इन फ्यूचर में गबन आ जाता है, गबन पकड़ में आ जाता है तो उसके लिए जो लापरवाही बरती गई है उस लापरवाही के लिए ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार होता है। लेकिन उसकी जिम्मेदारी कम नहीं होती है। लेखा परीक्षक को आंतरिक जांच प्रणाली पर कितना निर्भर रहना चाहिए ये प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अब आंतरिक जांच प्रणाली विद्यमान है लेकिन अब लेखा जो ऑडिटर है अब वो 100% विश्वास नहीं कर सकता है, 100% उस पर विश्वास नहीं करेगा। उस जो भी परिस्थिति है व्यापार की, जो भी ट्रांजेक्शन है उसको लगता है कि यहाँ पे गबन हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। अगर गबन की वहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो वो पूर्ण रूप से जांच करेगा। अगर उसको लगता है अपने विवेक के अनुसार यहाँ पे गबन नाम मात्र का है तो अपने विवेक के अनुसार कार्य करेगा, लेकिन उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो भी दायित्व है वो खत्म नहीं होंगे। नेक्स्ट है उसकी लेखा सॉरी उसकी लेखा परीक्षा की दक्षता उसकी सूझबूझ, कौशल, अनुभव और विवेक पर निर्भर करेगी। यानी जो भी लेखा परीक्षा है ऑडिटर है तो उसकी जो स्किल है, उसका सोचने की क्षमता है, तर्क है और एक्सपीरियंस है, उसका जो विवेक है उस पर ये सब चीजें निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, आंतरिक नियंत्रण क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। आंतरिक नियंत्रण के बारे में बात करेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। नियंत्रण एक व्यापक शब्द है और इसमें सभी प्रकार के प्रबंधन नियंत्रण शामिल होते हैं। यह आधुनिक व्यावसायिक प्रबंधन को अपने कार्यों को पूरा करने में सहायता करने का एक साधन है। आंतरिक नियंत्रण को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि कंपनी के व्यवसाय को व्यवस्थित ढंग से चलाने, उसकी संपत्तियों की सुरक्षा करने और उसके रिकॉर्ड की सटीकता और विश्वसनीयता को यथासंभव सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित वित्तीय या अन्य सभी प्रकार के नियंत्रणों की संपूर्ण प्रणाली है। इस परिभाषा के अनुसार आंतरिक नियंत्रण का अर्थ है लेखा नियंत्रण, परिचालन नियंत्रण जैसे गुणवत्ता नियंत्रण, बजटीय नियंत्रण, आंतरिक जांच और आंतरिक लेखा परीक्षा आदि है। यानी इसके कहने का तात्पर्य यह है कि इंटरनल कंट्रोल में जो भी व्यापारिक क्रियाएं की जाती है, जैसे ऑपरेटिंग प्रोसेस हो गई हो, लेखा नियंत्रण हो गया हो, बजट कंट्रोल हो गया हो, इसके अलावा कोई अन्य भी जो भी कार्य किए जाते हैं उनका एक तरीके से नियंत्रण करना ही आंतरिक नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं वन बाय वन, इसको अकाउंटिंग कंट्रोल देखते हैं। तो लेखा नियंत्रण क्या होता है, तो लेखांकन और वित्तीय नियंत्रण में मुख्य रूप से संगठनात्मक योजना
और वे प्रक्रियाएं और अभिलेख शामिल होते हैं जो परिसंपत्तियों की सुरक्षा और वित्तीय अभिलेखों की विश्वसनीयता से संबंधित है। इनमें बजटीय नियंत्रण होता है, मानक लागत निर्धारण होता है, स्व संतुलित बही खाते हैं, आंतरिक लेखा परीक्षा आदि शामिल होते हैं। ये नियंत्रण वित्तीय अभिलेखों की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा दूसरा ये तो हो गया लेखा नियंत्रण। दूसरा हो जाएगा आपका प्रशासनिक नियंत्रण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को देखते हैं तो इनमें संगठन की वे योजनाएं शामिल होती है जो मुख्य रूप से परिचालन दक्षता से संबंधित होती है। इनमें समय और गति अध्ययन है, निरीक्षण के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण है, प्रदर्शन रिपोर्ट है और सांख्यिकी विश्लेषण जैसे नियंत्रण इसमें शामिल होते हैं। किसमें? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंतर्गत। तो आपको अगर एग्जाम क्वेश्चन आ जाए कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर कौन कौन चीज शामिल होते हैं, तो ये आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। समय और गति अध्ययन होता है। क्या होता है? समय और गति अध्ययन होता है। इसके अलावा निरीक्षण के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण होता है, प्रदर्शन रिपोर्ट और सांख्यिकी विश्लेषण जैसे नियंत्रण इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये महत्वपूर्ण आपका इंटरनल कंट्रोल एंड द ऑडिटर, यानी आंतरिक नियंत्रण और ऑडिटर होता है, उसके संबंध में क्या संबंध होता है। अब जो उपरोक्त परिभाषा दी गई है उनसे देखते हैं कि उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि कंपनी के व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करना प्रबंधन का दायित्व होता है। यानी आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने का दायित्व किसका होता है? मैनेजर्स का होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि व्यापार में जो इंटरनल कंट्रोल होता है उसको स्थापित या एस्टेब्लिशमेंट करने का दायित्व या रेस्पॉन्सिबिलिटी किस व्यक्ति की होती है, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी या संस्था के मैनेजर्स एंड प्रबंध की। चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान यानी आईसीयू ने भी कहा है कि कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा का कर्तव्य मुख्य रूप से प्रबंधक का है और लेखा परीक्षक प्रबंधन द्वारा स्थापित सुरक्षा उपायों और आंतरिक नियंत्रणों पर भरोसा करने का हकदार है। इसलिए लेखा परीक्षक मुख्य रूप से लागू आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के मूल्यांकन से संबंधित होता है ताकि वह कुछ बातों को जान सके जिन्हें निम्नलिखित रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। अब कौन कौन सी बातें हैं वो देखते हैं। क्या व्यवसाय सामान्य संचालन में गलतियां, त्रुटियां और धोखाधड़ी होने की संभावना है? ठीक है। इसके अलावा क्या एक कुशल आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग मौजूद है या नहीं? इसके अलावा प्रबंधन लेन देन के सही अभिलेख करने के संबंध में अपनी भूमिका का कितना निर्वहन कर रहा है या नहीं कर रहा है? इसके अलावा लेखांकन के विभिन्न क्षेत्रों में उससे कितनी व्यापक जांच करनी चाहिए? प्रशासनिक नियंत्रण का उसके कार्य पर कितना प्रभाव पड़ता है? मौजूदा परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा कार्यक्रम क्या होना चाहिए? वह प्रबंधन के अभिलेखों पर रिपोर्टों पर किस हद तक निर्भर रह सकता है? इस प्रकार से ये कार्य किया जाता है। यदि लेखा परीक्षक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसके स्वास्थ्य संचालन से पूरी तरह परिचित नहीं है तो वह एक संतोषजनक लेखा परीक्षा कार्यक्रम तैयार नहीं कर सकता है। यानी ये काफी महत्वपूर्ण है। यानी यदि लेखा परीक्षक यानी जो ऑडिटर होता है वो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अगर व्यापार में पूर्ण रूप से सही तरह से संचालित नहीं है, उसके वास्तविक संचालन से पूरी तरह से वो परिचित नहीं है या संचालित नहीं है, तो जो लेखा परीक्षा होता है वो संतोषजनक रूप से ऑडिट कार्यक्रम तैयार नहीं कर सकता है या ऑडिट का कार्य नहीं कर सकता है। यानी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली हर व्यापार में मजबूत होनी आवश्यक होती है। अब देखते हैं इंटरनल ऑडिट। क्या देखते हैं? आंतरिक जांच। ये टॉपिक आ गया आपका आंतरिक जांच। अब देखते हैं आंतरिक जांच को। An internal audit is the review of operations and records undertaken within a business by specially assigned staff. The term internal audit has been defined as the independent appraisal of activity within an organization for the review of accounting, financial and other business practices as a protective and constructive arm of management. From this definition it is clear that internal audit not only includes the verification of accounting matters but also financial and other matters। यानी आंतरिक लेखा जो परीक्षा होती है किसी व्यवसाय के भीतर विशेष रूप से नियुक्त कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों और अभिलेखों की समीक्षा है। यानी आंतरिक जांच का मतलब यह होता है कि व्यापार के अंतर्गत जो मौजूद कर्मचारी है या अधिकारी है उनके माध्यम से कार्य का विभाजन होता है और जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी लेन देन होते हैं, उनकी जाँच आंतरिक रूप से व्यापार के कर्मचारी द्वारा की जाती है। यानी उनके मध्य जो कार्य किया जाता है उनकी समीक्षा की जाती है, वही आंतरिक जांच कहलाती है। आंतरिक लेखा परीक्षा जैसा कि नाम से प्रतीत है, यानी आंतरिक लेखा परीक्षा को प्रबंध के एक सुरक्षात्मक और रचनात्मक अंग के रूप में लेखांकन, वित्तीय और अन्य व्यावसायिक प्रथाओं की समीक्षा के लिए किसी संगठन के भीतर की गतिविधियों का स्वतंत्र मूल्यांकन के रूप में परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि आंतरिक लेखा परीक्षा में न केवल लेखांकन मामलों का सत्यापन शामिल है बल्कि वित्तीय और अन्य मामले इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और इसके अलावा अभी यहाँ पे और देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य लगभग बाह्य लेखा परीक्षा के कार्य के समान ही होता है। यानी जो इंटरनल ऑडिट होती है वो एक्सटर्नल ऑडिट के लगभग समान होती है। संगठन का कर्मचारी होने के नाते
उसे ये सुनिश्चित करना होता है कि संगठन में किसी प्रकार की अपव्ययता या अक्षमता न हो। उसे संगठन में अपनाए जा रही आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक जांच प्रणालियों की कमियों का पता लगाना होता है और आवश्यक सुधारों का सुझाव देना होता है। आंतरिक लेखा परीक्षक संगठन के सबसे कुशल प्रशासन को प्राप्त करने में प्रबंधन की सहायता करता है। यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो ऑडिट है, वो ऑडिट व्यापार में दो प्रकार से होती है। एक तो आपकी इंटरनल ऑडिट होती है, एक एक्सटर्नल होती है। तो एक्सटर्नल ऑडिट होती है वो बाहरी ऑडिटर के द्वारा की जाती है, वो एक तरह से स्वतंत्र व्यक्ति होता है। और जबकि इंटरनल ऑडिट है वो जो संस्था के कर्मचारी है उनके माध्यम से की जाती है। ठीक है, पहले इंटरनल चेक किया जाता है, फिर बाद में इंटरनल ऑडिट की जाती है। अगर जो भी कमियां उनको पकड़कर या उनको दुरुस्त करवाकर एक्सटर्नल ऑडिट करवाया जा सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिटर एंड इंडिपेंडेंट ऑडिटर, यानी आंतरिक, एक तरह से आपका आंतरिक अंकेक्षक और जो बाह्य अंकेक्षक या एक तरीके से स्वतंत्र अंकेक्षक। ठीक है, बाह्य अंकेक्षक को स्वतंत्र अंकेक्षक भी कहा जाता है। तो स्वतंत्र अंकेक्षक के मध्य कौन कौन से मुख्य अंतर है, ये महत्वपूर्ण है। अब इसको आप अच्छी तरह से देख लेंगे, इस हिंदी वर्जन में और यहाँ पे इंग्लिश वर्जन भी है, तो हम हिंदी वर्जन के बारे में बात कर रहे हैं। जहाँ आवश्यकता पड़ेगी इंग्लिश की वही करेंगे। ठीक है, सेम है। तो अब इसको आपको अच्छी तरह से देखना है। ये तो हो गया आपका आंतरिक, क्या हो गया, आंतरिक अंकेक्षक, और ये हो गया आपका बाह्य अंकेक्षक। अब इन दोनों के मध्य कौन कौन से बेसिक डिफरेंस है, अब पहले देखते हैं। तो आंतरिक अंकेक्षक है वह कंपनी का कर्मचारी होता है। ठीक है, क्योंकि आंतरिक है तो आंतरिक रूप से पहले बात कर चुके हैं कि आंतरिक जो कर्मचारी होते हैं वही जांच करते हैं, तो वो संस्था का कर्मचारी होगा तभी आंतरिक होगा। तो वह कंपनी का कर्मचारी होता है। लेखा परीक्षा कार्य से संबंधित उसके कर्तव्य, अधिकार और जिम्मेदारियां प्रबंधन द्वारा निर्धारित की जाती है। क्योंकि कर्मचारी कंपनी का है तो जो भी उसके राइट्स है, जो भी उसके लाइबिलिटीज है, जो भी उसके वर्क्स है, वो सभी का डिसाइडेड मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। जबकि एक्सटर्नल ऑडिटर के बारे में बात करें, स्वतंत्र ऑडिटर के बारे में बात करें, तो उसकी नियुक्ति विधि द्वारा की जाती है और उसके कार्यक्षेत्र और दायित्व आदि विधि द्वारा निर्धारित होते हैं। यानी जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है उसकी नियुक्ति विधि द्वारा, विधि बोले तो कंपनी या भारत सरकार के द्वारा की जाती है, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। और जो भी उसके राइट्स है, लाइबिलिटीज है, वो विधि द्वारा, यानी जो कानून बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग उसको कार्य करने होते हैं। दूसरा अंतर है, आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति प्रबंधन द्वारा की जाती है। यानी जो भी आंतरिक लेखा परीक्षक होता है, इंटरनल ऑडिटर होता है, उसकी नियुक्ति मैनेजमेंट या कंपनी के प्रबंधकों द्वारा की जाती है। जबकि स्वतंत्र ऑडिटर की नियुक्ति शेयर होल्डर्स या शेयर होल्डर्स या गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। ठीक है। तीसरा अंतर है, आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति वैकल्पिक होती है। यानी जो आंतरिक लेखा परीक्षक होता है, इंटरनल ऑडिटर होता है, वो एक तरह से ऑप्शनल होता है। कंपनी लॉ में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। अगर कोई संस्था चाहती है तो अपने खातों की आंतरिक ऑडिट भी करवा सकती है। जबकि जो एक्सटर्नल ऑडिट होती है, स्वतंत्र ऑडिट होती है, बाह्य ऑडिट होती है, वो करवाना अनिवार्य होता है विधि द्वारा। यानी कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत इसको करवाना अनिवार्य होता है, यानी यह अनिवार्य होता है। चौथा अंतर है, इसके लिए योग्य लेखा परीक्षक आवश्यक होना आवश्यक नहीं है। एंड जो आंतरिक जांच होती है उसके लिए जो ऑडिटर होता है उसके लिए एक तरीके से योग्य यानी जो भी सुटेबल ऑडिटर होता है उसका होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विधि के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। जबकि जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है उसे क्वालिफाइड व्यक्ति होना चाहिए, यानी एक तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। यानी उन्हें कंपनी अधिनियम में उल्लिखित योग्यताओं को पूरा करना चाहिए, यानी उल्लिखित योग्यता हो गई यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट। और पांचवा अंतर हो जाएगा यहाँ पे, वह नीतिगत निर्णय लेने के लिए प्रबंधन को निरंतर लेखांकन संबंधी जानकारी प्रस्तुत कर सकता है। यानी जो नीतिगत पॉलिसी के रिगार्डिंग जो निर्णय लिया जाता है उसके लिए प्रबंधन को निरंतर लेखांकन संबंधी जानकारी प्रस्तुत करता रहता है कौन, आंतरिक ऑडिटर। और जबकि एक्सटर्नल ऑडिटर होता है वो शेयर धारकों को आश्वस्त करते हैं कि वित्तीय विवरण कंपनी की वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करते हैं। एंड जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स के रिगार्डिंग होता है। शेयर होल्डर्स को सुनिश्चित करता है कि जो कंपनी में जो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जैसे बैलेंस शीट है, P&L है, एक्सेट्रा जो भी है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, किस प्रकार से उसे गबन नहीं किया गया है, इसके बारे में वो निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करता है। वो छठा अंतर हो जाएगा, उससे अपनी रिपोर्ट प्रबंधन को प्रस्तुत करनी होती है। जो भी रिपोर्ट तैयार की गई है इंटरनल रिपोर्ट, तो वो अब इंटरनल जो ऑडिटर है स्वाभाविक है जो रिपोर्ट बनाएगा खातों की, वो अपने मैनेजर्स या मैनेजमेंट को देगा। जबकि जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है वो जो रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के माध्यम से शेयर होल्डर्स को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। मैनेजमेंट के माध्यम से जो शेयर होल्डर होते हैं, शेयरधारक होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, उनको जो भी बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग में जो भी ये ऑडिटेड अकाउंट्स हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं। और बात करें फिर आगे, उसका कार्य निरंतर प्रकृति का होता है। यानी आंतरिक जांच का जो कार्य है वो डे बाय डे चलता रहता है, यानी ये अनवरत रूप से चलता रहता है। और जबकि एक्सटर्नल ऑडिट के बारे में बात करें तो उनका कार्य आवधिक प्रकृति का होता है, यानी सामयिक प्रकृति का या आवधिक प्रकृति का होता है। यानी एक वर्ष बाद ऑडिट करवानी है, कितने साल की ऑडिट करवानी है, एक्सेट्रा जो भी है, तो ये आवधिक प्रकृति का होता है एक्सटर्नल ऑडिटर।
और जबकि आंतरिक ऑडिटर होता है वो निरंतर रूप से संस्था में कार्य करता रहता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा 7 मेजिक डिफरेंस है यानी इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर के मध्य क्या क्या वेरिएंस आता है। अब देखते हैं यहाँ पे इंटरनल चेक एज रिगार्ड केस रिसिप्ट, यानी जो आंतरिक जांच है, आंतरिक जांच के अंतर्गत केस जो प्राप्त होता है उसकी किस प्रकार से जांच की जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद में उसे क्या क्या कार्य करने चाहिए उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, फिर आपका जो भी प्रोसेस बाकी रहा है इंटरनल चेक के अंदर केस रिसिप्ट की किस प्रकार से जांच करेंगे, पेमेंट्स की किस प्रकार से जांच करेंगे, सेल्स की किस प्रकार से करेंगे, परचेज रिटर्न की, सेल्स रिटर्न की, और इसके अलावा जितने भी BR है, BP है, एक्सेट्रा है, जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उनकी किस प्रकार से जांच की जाएगी, केस बुक की किस प्रकार से जांच की जाएगी, एसेट्स की किस प्रकार से की जाएगी, लाइबिलिटीज की किस प्रकार से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से जांच की जाएगी, उसके बारे में डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।